हेलो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के संबंध में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में अक्सर प्रेसिडेंट से रिलेटेड, भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और भविष्य में भी इनके पूछे जाने की संभावनाएँ हैं और रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट, मतलब कि संघ का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत के जो कि भारत एक संघ है, इसका प्रमुख राष्ट्रपति होगा, ठीक है। जो कि राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो भारत के संघ के प्रमुख होते हैं, लेकिन जो कि वास्तविक प्रमुख होता है वो होता है कौन? पीएम साहब। जो हमारे देश में जो कि प्रधानमंत्री होते हैं ये वास्तविक प्रमुख होता है। और अब आते हैं नीचे, तो जो कि प्रेसिडेंट के साथ साथ इसमें प्रधानमंत्री एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब कि मंत्री परिषद जो होती है, जो उसमें कि प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं, ये और प्रधानमंत्री और साथ में प्रेसिडेंट, ये सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जो कि हस्ताक्षर होते हैं, कोई भी ऐसा कानून आता है इसके ऊपर हस्ताक्षर प्रेसिडेंट के होते हैं। हालांकि जो यहाँ पे जो कि थर्ड नंबर पे लिखा है कि रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्री परिषद जो भारत की है, जो कि भारतीय संसद या जो कि भारत के सरकार की होती है, उसकी वही असली जो कि वास्तविक रूप से शक्तिशाली होती है और मंत्रिपरिषद की दी हुई सलाह के आधार पे ही सारे फैसले होते हैं और जिसको कि मानने के लिए उनकी सलाह को राष्ट्रपति जी बाध्य होते हैं। और फिर आते हैं आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 जो होता है, द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर एक्सरसाइज्ड बाय हिम डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि संविधान में जो चीज़ लिखी गई है कि जो कि राष्ट्रपति होते हैं, ये अपना हर इनका जो भी इनके एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं वो अपने जो कि अपने अंतर्गत आने वाले ऑफिसर्स के माध्यम से ये अपने काम को करते हैं, जो कि संविधान में उल्लेखित है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि कौन से आर्टिकल के थ्रू, मतलब आर्टिकल 53 के अंतर्गत इस चीज़ को लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की जो भी वर्किंग होगी, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगे, उनका एक्सरसाइज, मतलब उसको जो कि करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए उस जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो कि अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वालिफिकेशंस पे, मतलब कि राष्ट्रपति के लिए जो कि क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे अक्सर प्रश्न पूछते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ही आसान है, इसलिए लोग इसको बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक दो बार इसको देखेंगे तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि एग्ज़ाम के समय चीज़ें दिमाग से हट जाती हैं। तो इसके लिए जो कि पहली क्वालिफिकेशन होती है, ये भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है। सेकंड नंबर पे होता है कि इनकी जो कि उम्र है वो 35 ईयर्स के अंदर हो, 35 ईयर्स के, सॉरी, मतलब कि ये 35 ईयर्स के होने चाहिए, मतलब कि इनकी एज या तो 35 है या इससे ऊपर हो, और इनके अंदर वो इनकी सारी अर्हताएँ होनी चाहिए जो कि ये लोकसभा के मेंबर के लिए होती हैं। मतलब कि जो कि लोकसभा के जो कि सदस्य होते हैं, जो उसका इलेक्शन होता है, उसके लिए जो भी अर्हताएँ होती हैं, जो उसके लिए क्वालिफिकेशंस होते हैं,
जो भी चोरी चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो इनको मतलब तो जो संसद जो कि संसद का सदस्य बनने की जो कि अर्हताएँ हैं वो भी राष्ट्रपति के जो कि उम्मीदवार हैं उनके अंदर होनी आवश्यक है। ठीक है, और मैं यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ सांसद सदस्य, सांसद। ठीक है, फिर नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट, मतलब कि कोई ऐसी भी लाभ का पद जो भी होता है जो कि भारत सरकार के अंतर्गत है, उसके अंदर मतलब उसको अगर ये होल्ड कर रहे हैं तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब कि राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार होता है वो कोई भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, या मतलब कोई भी सरकारी पोस्ट मतलब कि जो भी सरकारी नौकरी है जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी के अंतर्गत वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, शैल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पीपल ऑफ द लेजिस्लेचर, आइदर हाउस ऑफ द पीपल एंड हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, मतलब कि किसी भी ये किसी भी सभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो। ठीक है, तो ये हो गई एक राष्ट्रपति की एलिजिबिलिटीज़ हो गए। ठीक है, एलिजिबल होने के लिए कंडीशंस हो गए। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब होते हैं इलेक्शंस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जैसा कि आप सबने सुना होगा कि जो कि इसमें जो कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष होता है, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पे ये होता है प्रतिनिधित्व। ठीक है, और इसका एक खास प्रोसेस होता है। जैसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसको मैं समझाने का मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस होता है, बहुत ही आसान नहीं है इसको समझना। हालांकि प्रोसेस सिंपल है, लेकिन जैसे कि अगर कोई फर्स्ट टाइम इस प्रोसेस को समझता है थोड़ा सा उसको कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो तैयार करूँगा मैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं 7 पॉइंट में लिखा भी हुआ है कि सिंगल ट्रांसफरेबल एकल प्रतिनिधित्व, एकल मतलब कि इसका मतलब एकल स्थानांतरित वोट जो होते हैं। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज, अब इसमें जो कि इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब ये हुआ जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होंगे। चुनाव में जो लोग शामिल होते हैं वो लोग कौन होंगे? तो इन फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि दोनों हाउसेस हैं उनके सदस्य, यानी कि मतलब कि जो कि राज्यसभा है अपनी और भारत की जो कि लोकसभा है, इन दोनों के जो चयनित जो कि सदस्य होते हैं इलेक्टेड, लेकिन मतलब कि इसमें मनोनीत इसमें नहीं होंगे। मनोनीत जो होंगे वो नहीं शामिल होंगे। ठीक है ना, सिर्फ चयनित होंगे, सेलेक्टेड। ठीक है ना, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट, कहने वाला कि और जो भी विधान सभा होती है उसके सदस्य जो है इसमें शामिल होंगे। और जैसे कि बहुत सारे आपने देखे होंगे कि केंद्र शासित प्रदेश भी हैं भारत में, तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे कि विधानसभा एग्जिस्ट करती है उनके भी सदस्य इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल्स डील विद द प्रेसिडेंट, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स जो कि रिलेटेड है राष्ट्रपति से उनके संबंध में। तो हमारे संविधान आर्टिकल 52 से लेकर 62
52 तक जो भी आर्टिकल्स हैं ये राष्ट्रपति से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आर्टिकल 52 जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी उनकी भारत का राष्ट्रपति होगा, ये बोलता है आर्टिकल 52। आर्टिकल 53 इज रिलेटेड टू द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड देन 54 आर्टिकल में लिखा गया कि जो भी इलेक्शन का प्रोसेस है राष्ट्रपति जी का प्रोसेस ऑफ इलेक्शन जो है वो इसके अंतर्गत समझाया गया है। और मैनर ऑफ द इलेक्शन, क्या इसका मैनर होगा, ये आर्टिकल 55 में निहित है। हाँ, इसमें ये देखने वाली चीज़ें हैं कि कौन से आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आर्टिकल 53 मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर प्रश्न आते रहते हैं, और आर्टिकल 54 भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल 56 टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, कहने वाला कि ये जो इनका कार्यकाल होता है राष्ट्रपति जी का वो 5 साल का होता है, नीचे लिखा गया है 56 में, ठीक है। या यानी कि 5 ईयर्स तो ऐसे रखा गया है। और भी इसमें कुछ रिलेटेड प्रावधान होते हैं, जैसे कि जब तक री इलेक्शन जो कि दूसरे राष्ट्रपति का ना हो जाए उस समय तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं। फिर है आर्टिकल 57 ये कहता है एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शंस, ठीक है। आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, जो भी इनकी एलिजिबिलिटी जो भी इनकी क्वालिफिकेशंस होती हैं, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी जो एक अलग चीज़ होती है और क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद आता है आपको कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आर्टिकल 60 जो कि है ओथ वाला, जो कि हमारे राष्ट्रपति जी जो कि शपथ ग्रहण के समय जो कि शपथ लेते हैं वो आर्टिकल 60 के अंतर्गत निहित है। और इसमें जो कि शपथ वो लेते हैं, जो शपथ के दौरान बोलते हैं, उनसे भी रिलेटेड चीज़ें गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जा चुकी हैं और पूछे जाने की संभावना रहती है कि एग्जैक्टली वो कौन कौन सी ओथ लेते हैं, ठीक है। तो उसको एक बार आप जाके उसको देख लें, 2-3 लाइन का ओथ होता है जिसके एक एक शब्द इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 61 जो कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से रिलेटेड है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग जो कि लगाया जाता है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए। हालांकि आज तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर भारत में महाभियोग नहीं लगाया गया है और इसका कुछ खास प्रोसेस होता है, और इसको दोनों जो कि राज्यसभा और लोकसभा इनमें से किसी भी सदन से इसको शुरू किया जा सकता है। तो ये कुछ और इसका एक खास प्रोसेस होता है जिसको समझने के लिए सेपरेट वीडियो में मैं उसको समझाऊंगा। इससे रिलेटेड प्रश्न हमेशा तैयार होते रहे हैं और भविष्य में भी आने की संभावना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। फिर आता है आर्टिकल 62, ये बेसिकली इसका संबंध होता है कि वैकेंसी से, मतलब कि अगर राष्ट्रपति जी का अगर सीट जो कि अगर ऑफिस वैकेंट है, अगर राष्ट्रपति का जो पोस्ट है वो किसी कारणवश अगर खाली है तो उस समय तो उस समय इलेक्शन और रिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। हालांकि एक सिंपल सी बात ये है कि जब भी अगर राष्ट्रपति का पोस्ट खाली है तो उस समय जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं देश के, वो एज ए राष्ट्रपति उनकी पोस्ट को होल्ड करते हैं जब तक कि रिलेक्शन न हो जाए। तो ये कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि राष्ट्रपति तो ये जो कि आर्टिकल 62 जो कि है ये सीधे जो कि रिलेटेड है राष्ट्रपति के रिलेक्शन का मतलब कि जब उनका पोस्ट वैकेंट हो तो उस समय क्या हो सकता है, कौन उनके ऑफिस को होल्ड करेगा और कितने समय तक राष्ट्रपति का रिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं। तो आपने इस वीडियो में देखा कि बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो कि राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं, जो कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित हैं, जैसे आर्टिकल्स हुए, उनके पावर्स हुए, उनके जो कि एलिजिबिलिटी हुई,
क्वालिफिकेशंस हुए, ओथ उनका हुआ, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रश्न हमेशा आते रहें और भविष्य में आने की संभावना रहती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।